F इक्वल टू एम जी। क्या होता है? एम जी। यहां पर एम जी क्या है? एम क्या है? मास। क्या है? मास। और यहां पर जी क्या है? ग्रेविटी। क्या है? अब ए के जगह ग्रेविटी क्यों लगा, यानी जी क्यों लगा? तो देखो अभी हम खड़े हैं। क्या है? खड़े हैं। और खड़े होकर इस वस्तु को ऊपर की ओर ऐसे फेंकेंगे तो नीचे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ऊपर चला गया? तो ऊपर से नीचे की ओर कौन खींच रहा? ग्रेविटी खींच रहा है। तो इसलिए ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के जगह हम ग्रेविटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और इस F के जगह हम वेट यूज करेंगे। क्या? वेट, यानी W। W इक्वल टू एम जी। क्या? W इक्वल टू एम जी या F इक्वल टू एम जी, कुछ भी लिखो, ठीक है, दोनों में से जो अच्छा लगे, लेकिन W लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ताकि पता चले कि हम क्या निकल रहे हैं, वेट। अच्छा, ये वेट भी एक प्रकार का फोर्स है। क्या है? फोर्स है। मतलब मेरा वजन 5 kg है पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर मेरा वजन 5 kg है, यानी मास कितना है? 5 है। तो चंद्रमा पर जाएंगे तो मास कितना होगा मेरा? 5 kg ही रहेगा, लेकिन भार चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि G इक्वल टू 9.8 न्यूटन, लगभग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चांद पर ग्रेविटी का मान चेंज हो जाता है, 1.6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है हुक्स लॉ में। यानी F इक्वल टू से पहले हमको जानना चाहिए कि हुक्स लॉ क्या कहता है। ये किस लॉ में पढ़ते हैं? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में कहा गया है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्सटेंशन फोर्स के। किसके? एक्सटेंशन फोर्स के। एक्सटेंशन फोर्स के। अच्छा, एक्स ऐसे लिख दे, ऐसे। चलो, अब ये जब समानुपाती, इसको समानुपाती कहते हैं शायद, जब ये समानुपाती ये हटेगा ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां पर आएगा क्या? कि कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, और एक्स जुड़ जाएगा। इसका मतलब अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे, यानी एक्स खास करके स्प्रिंग ए है, स्प्रिंग, अब यहां से स्प्रिंग, मान लो कि स्प्रिंग इतना धागा का बना हुआ है, धागा मतलब कोई मेटल का बना हुआ है। क्या? इतना, मतलब इसका रख देते हैं 50 मीटर। अब 50 मीटर का स्प्रिंग बनाए और उसका लेंथ अभी कितना कर दिया है हम? 25 मीटर। कितना? मतलब ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते कम हो गया ना, जगह कम हो गया, तो मापेंगे तो 25 मीटर हुआ। तो इसको कहते हैं यहां से, मतलब इस स्प्रिंग को अगर हम खींचेंगे ऐसे तो कितना खींच सकते हैं? 50 मीटर ही खींच सकते हैं। तो इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट है, लिमिट तक ही हम खींच सकते हैं, उसके बाहर हम खींच नहीं सकते। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो टूट जाए बीच से, या खिंचाव के कारण वो बढ़ जाए। लेकिन अगर उसका ओरिजिनल लेंथ अगर इतना है 50 मीटर, तो उसको खींचेंगे तो वो इतना 25 से 50 तक ही आएगा। उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर इससे ज्यादा फिर हम खींच दिए तो वो फिर अलग बात है। ऐसा तो हम लोग बचपन में किए थे कि जितना बड़ा होता है उससे भी बड़ा करो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, और होता है तो होने दो भाई। लेकिन यहाँ पर इलास्टिक लिमिट तक हम पढ़ेंगे। अब इस स्प्रिंग को हम एक्स से सूचेंगे, मतलब इस जो ये जो मीटर है इसको हम एक्स से लिखेंगे। एक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। अब इसको खींचने में जो फोर्स लगाएंगे, जिस शक्ति, मतलब फोर्स, ऐसे जो बल लगाएंगे, उसको कहेंगे एक्सटेंशन फोर्स। क्या कहेंगे? एक्सटेंशन, यानी एक्स यहां पर क्या है? एक्सटेंशन फोर्स। क्या? एक्सटेंशन फोर्स है। अब इतना तो समझ में आ गया कि हमको खींचने में कितना शक्ति लगेगा, मतलब बल लगेगा, और उसको दबाने में कितना बल लगेगा। तो इसी चीज को ज्ञात करने के लिए हमको हुक्स लॉ अप्लाई करना होगा। यानी ए एक्स जितना बढ़ेगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, यानी जितना हम खींचेंगे उतना ज्यादा शक्ति लगेगा। और ना ऐसा
एक साइकिल का जो स्प्रिंग होता है, देखना साइकिल में स्प्रिंग होता है, जो स्टेम होता है उसमें लगा हुआ होता है, उसको खोल के ऐसे करके देखना। अब भाई छोटा सा रहता है, उसको खींचने में बहुत शक्ति लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आपस में ऐसे 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 है, और उसका लेंथ हाइस्ट इतना है। अब इसको खींचने में हमको क्या लगता है, शक्ति लगता है, मतलब एक्सटेंशन फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब न्यूमेरिकल बनाओ, क्या न्यूमेरिकल। अब फिर कोई पूछ ले, बताओ ये के कहाँ से आ गया? एक के है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक्स है एक्सटेंशन फोर्स या एक्सटेंशन, और एफ तो सबको पता है फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब क्वेश्चन निकालो। अच्छा, ऐसे हम कर सकते हैं के इक्वल टू एफ बाई एक्स, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो हमको निकालना है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखो एफ का क्या होता है, ऐसा यूनिट, यानी फोर्स का न्यूटन होता है। और एक्स को किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। किससे? ये जो एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब ये स्प्रिंग का ये जो दूरी है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई जो दिख रहा है आपको, क्या इसको क्या एक्स को यहाँ से यहाँ किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे, तो मीटर हो गया, यानी न्यूटन मीटर। के का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। अब न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा। यहाँ पर कहा है कि के का मान दिया हुआ है 10 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, और इसका मतलब लंबाई दिया हुआ है मीटर में कि x इक्वल टू 2 मीटर। तो बताओ फोर्स कितना लगेगा? कितना लगेगा फोर्स? बताओ कितना कितना? तो देखो F इक्वल टू हम क्या पढ़े अभी? के एक्स। तो के का वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन मीटर। ऐसे लिखते हैं अभी, ऐसे लिखते हैं, ऐसे हो गया। एक्स का वैल्यू कितना है? 2 मीटर है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है। अब ऊपर ऊपर ऐसे गुना होगा, 10 10 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। न्यूटन मीटर बाई मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल, इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन कैंसिल। मतलब हमको फोर्स कितना लगेगा? 20 न्यूटन लगेगा। इतना समझ में आया? हम हुक्स लॉ अप्लाई करके हम स्प्रिंग वाला मामला को सुलझा सकते हैं, और ग्रेविटी वाला मामला रहे तो न्यूटन का ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, F इक्वल टू एम जी, यानी वेट इक्वल टू एम जी, यानी मास एंड ग्रेविटी मल्टीप्लाई, एंड F इक्वल टू जो एम ए नॉर्मल, जो हम लोग जनरल फार्मूला के रूप में देखते हैं, F इक्वल टू एम ए। अब कोई पूछ ले कि बताओ डायमेंशन कैसे निकालें? कैसे डायमेंशन? किसका? फोर्स का। कैसे? तो देखो सिंपल। अच्छा, ये सब का और न्यूमेरिकल बनाए? नहीं भाई, छोड़ दो, यूनिट थोड़ा चेंज करके बना लो। हम मीटर में किए तो आप किलोमीटर में कर लो। है इतना बड़ा तो स्प्रिंग होता नहीं है, अगर होता है तो आज तक हमने देखा नहीं। ठीक है, हो सकता है भाई स्प्रिंग, आप कैसे भी करके बना सकते हैं, यूनिट चेंज कर दो। ठीक है, यूनिट चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पूछ दे कि बताओ F इक्वल टू एम ए, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? तो शॉर्टकट ट्रिक है, इसको सॉल्व कर लो। एम का फॉर्मूला हमको पता नहीं, ए का फॉर्मूला पता है। ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू वी बाई टी। अब एम भी का फॉर्मूला, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े? वेलोसिटी किसको कहते हैं? वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के अनुपात को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो v बाई टी यानी डी बाई टी इक्वल टू क्या होता है? एम डी टी स्क्वायर, ये होता है। क्योंकि ये टी गुना होगा, स्क्वायर अभी नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अब डायमेंशन कहता है, इसमें डायमेंशन हमको पता चल गया कि एम, डायमेंशन में हम लोग ज्यादातर कितना चीज देखते हैं? 3 चीज देखते हैं, और भी है। करंट आए तो उसके लिए फिर अलग डायमेंशन का फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन एम एल टी देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? एम एल टी देखेंगे। तो डायमेंशन इक्वल टू, एक कैपिटल में लिखना होगा, स्मॉल में नहीं। ओके, अब कितना जोर से आवाज कर रहे हैं। यहां पर एम कितना है? यानी मास कितना है? 1 है। डी कितना है?
यानी लेंथ कितना है यहाँ पर, डी यानी क्या है, मान लो कि डी मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम किससे मापेंगे, अरे भाई मीटर से मापेंगे, मतलब लेंथ से मापेंगे। चलो लेंथ है तो ये हो गया लेंथ, लेंथ कितना है 1 है। अब टाइम तो हमको पता है, तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन mlt-2। ओके चलो आज के लिए इतना है।